नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के सेमेस्टर 2 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज का वीडियो लेक्चर वन शॉट वीडियो लेक्चर होने वाला है, जहां पर हम आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की तीसरी यूनिट, जिसका टाइटल है वैल्यूएशन अंडर द गुडविल, को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड करेंगे। और इस यूनिट से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है उनको हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट है या ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, रेगुलर एसओएल एनसी वेब, तीनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आज का ये वीडियो लेक्चर, आज का ये सेशन इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहरहाल अब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और देखते हैं आज की हमारी इंपॉर्टेंट लिस्ट का पहला क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है ना माय डियर फ्रेंड्स, वो आपकी गुडविल को लेकर के। देखिए, इस तरीके के सवाल अक्सर आपके एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलते हैं, जहां पर आपका एग्जामिनर आपसे सबसे पहले गुडविल की डेफिनेशन पूछ रहा है। उसके बाद आपको बताना है, भाई साहब, जब भी आप लोग गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं तो उस गुडविल के वैल्यूएशन के लिए हम अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। बुनियादी तौर पे हमारे सिलेबस के अंदर 3 मेथड डाले गए हैं, तो तीनों मेथड्स का हमें यहाँ पे जिक्र करना है। अब सबसे पहले बात करते हैं, सर गुडविल का क्या मीनिंग होता है, गुडविल की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, गुडविल को आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, कोई भी फर्म है उसका जो रेपुटेशन है या उसका ब्रांडिंग है या उसका ब्रांड का जो नेम है ना, या फिर उसका एम्प्लॉय का जो रिलेशनशिप है, कस्टमर का जो ट्रस्ट है, उसको आप लोग क्या कहते हो माय डियर फ्रेंड्स, गुडविल कहते हो। एक तरीके से एक जो फर्म होती है उसके पास एसेट्स होते हैं, और एसेट को आप लोग दो कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज कर देते हैं। कुछ एसेट टेंजिबल एसेट्स होते हैं, कुछ आपके इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब जिनको आप लोग टच नहीं कर सकते हो, फिजिकली जो प्रेजेंस नहीं रखते हैं, यानी कि जिनका फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता, लेकिन ओवरऑल वो हमारी जो फर्म है उसकी ग्रोथ के अंदर या प्रॉफिट के अंदर एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसी तरीके से आपका बेसिकली जो गुडविल होता है ना, वो किसी भी फर्म के लिए एक इंटेंजिबल एसेट होता है, जो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है फर्म की रेपुटेशन को, उसके ब्रांड के नेम को, कस्टमर की लॉयलिटी को, अलोंग विद द एम्प्लॉयज के रिलेशन को। ध्यान दीजिएगा, इट इज ए नॉन फिजिकल एसेट दैट कंट्रीब्यूट टू इट्स अर्निंग पावर। ध्यान रखना, ये आपका एक ऐसा नॉन फिजिकल एसेट है, जैसा कि हमने बताया, ये आपका इंटेंजिबल एसेट है, जो कहीं ना कहीं किसी भी फर्म को अर्निंग के अंदर या फिर एक बेहतरीन अर्निंग करने में काफी हद तक मदद करता है। इसको आप लोग क्या कहते हैं, सर गुडविल कहते हैं। तो आप लोग कहेंगे गुडविल इज ए इंटेंजिबल एसेट्स, जो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है किसी भी फर्म की रेपुटेशन को, किसी भी फर्म के ब्रांड के नेम को, कस्टमर की लॉयलिटी को, अलोंग विद द एम्प्लॉयज के रिलेशन को। एंड ये है आपका अदर एंड अदर नॉन फिजिकल एसेट दैट कंट्रीब्यूट टू इट्स अर्निंग पावर। क्लियर? इसको आप लोग क्या कहते हो, सर गुडविल कहते हो। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है, सर जब भी आप लोग गुडविल की बात करते हैं ना, तो गुडविल दो तरीके की होती है, ठीक है। एक गुडविल आप लोग परचेज भी कर सकते हैं, ध्यान से समझना। एक गुडविल क्या होती है, परचेज भी कर सकते हैं। एक आपकी बेसिकली सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। अब आपको समझना क्या है, सर क्या गुडविल को भी खरीदा जा सकता है। लेट अस से आप लोगों ने मैकडोनल्ड का या केएफसी का कोई फ्रेंचाइजी खरीद लिया, तो ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश फर्म है, ऑलरेडी एस्टेब्लिश फ्रेंचाइजी है, ऑलरेडी एस्टेब्लिश बिजनेस है, तो उनका अपना एक बेसिकली गुडविल है। जब भी आप लोग इसको परचेज करेंगे ना, इस फर्म को परचेज करेंगे, तो आपको बेसिकली उनके नाम का पैसा देना पड़ता है, इसी को आप लोग गुडविल कहते हैं। तो कई बार आप लोग गुडविल को परचेज करते हैं, और कई बार हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। जैसे मान लीजिए मैंने ऑफलाइन के अंदर एक धंधा जमाया, जिसको मेरे को बेसिकली 20 साल हो चुके हैं, और 20 साल के बाद कस्टमर का ट्रस्ट है, एम्प्लॉयज का लॉयलिटी है, ब्रांड का एक रेपुटेशन है, ब्रांड का एक नेम है, तो यहाँ पे मैंने अपनी गुडविल के लिए कोई पैसा पे नहीं किया है। दैट्स व्हाई ये जो गुडविल है ना, ये क्या कहलाती है, सर आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहलाती है। ध्यान रखना, एग्जामिनर घुमा सकता है, सर परचेज्ड गुडविल है ना, उसको आप लोग बेसिकली बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर बेसिकली क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जो आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है ना, उसको आप लोग बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ये भी आप
आपको याद रखना, ठीक है। तो गुडविल को आप लोग दो पार्ट के अंदर दो तरीके से क्लासिफाई कर देते हैं। एक आपकी परचेज गुडविल हो जाता है, एक आपकी बेसिकली कैसी हो जाती है सर, आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल हो जाती है। गुडविल इज शोन इन द बैलेंस शीट ओनली व्हेन इट इज परचेज। मैंने बताया ना, जब भी आपने गुडविल को परचेज किया है, बिजनेस को एक्वायर किया है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपकी गुडविल को कहां पे रिकॉर्ड किया जाएगा सर, आपकी बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। इसको आपको थोड़ा सा याद करके चलना है। आप ध्यान से समझिएगा, जब भी आप लोग वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल की बात करते हैं, कई बार हमें अपनी गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है, एस्टिमेशन करना पड़ता है, टोटलिंग करना पड़ता है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हमारे पास बतेरे बतेरे मेथड्स है, लेकिन हम लोग 3 मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। बुनियादी तौर पे हमारा जो पहला मेथड रहता है, इसको आप लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका सुपर प्रॉफिट मेथड के नाम से जाना जाता है, और तीसरा मेथड आपका कैपिटलाइजेशन मेथड के नाम से जाना जाता है। क्योंकि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा और प्रैक्टिकल के अंदर भी क्वेश्चन आता है, तो आपको फॉर्मूलों को भी साथ साथ याद कर लेना। अब अगर आप लोग यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करते हैं, तो सिंपल है, मान लीजिए 4-5 साल 10 साल जितने भी साल का आपको गुडविल निकालना है, तो आपको बेसिकली एक टाइम पीरियड दिया होगा कि आपने कितने साल पहले इस बिजनेस को खरीदा था। यानी कि पहला जो डेटा आपको मिलेगा ना, वो आपको मिलेगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, माने कितने साल आपने बिजनेस को परचेज किए हुए हो गए हैं, और पिछले साल का जो मान लीजिए आपको प्रॉफिट गिवन होता है। जैसे मान लीजिए मैं कह देता हूं सर, हमने 3 साल हो गए, तो टोटल ईयर कितने हो गए, 3 साल हो गए हैं। मेरे को पहली साल 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, दूसरी साल मेरे को 20 लाख का प्रॉफिट हुआ, तीसरी साल मेरे को मान लीजिए 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब आपको क्या करना है, ये जो आपके नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए सर, 3 ईयर का डेटा गिवन है। अब ध्यान से समझना, इनका बेसिकली एवरेज निकालना पड़ेगा। टोटलिंग कर लीजिए सर, टोटलिंग कितना आ जाएगा आपका, 40 लाख आ जाएगा। अब 40 लाख कितने साल का डेटा है सर, 3 साल का डेटा है। तो आप लोग क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। जब भी आप लोग इसको डिवाइड करेंगे तो आपका कितना बन जाएगा, 3 1 जा 3, एक आपका 3 3 जा 9, यानी कि आप लोग मान के चले समथिंग 13 लाख के आसपास का आपका डेटा आएगा। यानी कि आप लोग यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं सर, आप लोग यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकाल के चलते हैं। और यहाँ पे अगर आप लोग मान के चलते हैं, मैं राउंड फिगर में ले रहा हूं सर, हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 13 लाख आया, और बिजनेस को परचेज किए हुए कितने साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं। तो गुडविल का वैल्यूएशन क्या कहता है, एवरेज प्रॉफिट को हमें नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर देना है। माने एवरेज प्रॉफिट हमने क्या लिया सर, 13 लाख लिया है, मल्टीप्लाई कितने से कर देना है सर, 3 से कर देना है। 13 तिया 39, यानी कि आपका कितना आ जाएगा, 39 लाख आ जाएगा। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो ये हमारे बिजनेस की क्या हो गई है, गुडविल हो गई है। अब एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, कई बार आपके बेसिकली प्रॉफिट के अंदर ना नोट करके चलना है, हमारे पास काफी सारे एबनॉर्मल आइटम आ जाते हैं। एबनॉर्मल आइटम का मतलब या तो नॉन रिकरिंग प्रॉफिट आ जाएगा या तो लॉस आ जाएगा। उसको आपको पहले ही एडजस्ट कर लेना है बिफोर टेकिंग द एवरेज ऑफ द प्रॉफिट। समझ में आया, यानी कि आपको एडजस्टमेंट भी करना होता है। जब आप लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए आपको केवल इतना करना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड का मतलब होता है जो भी आपका ईयर का डेटा दिया हुआ है, उसका एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ ईयर परचेज से अगर आप लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको गुडविल मिल जाता है। और ये जो मेथड है, ये आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड कहलाता है, ठीक है। अब इसी तरीके से जो दूसरा मेथड रहता है, वो आपका सुपर प्रॉफिट मेथड कहलाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी आपका नंबर ऑफ ईयर सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपको सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए ना आपको क्या चाहिए, आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। देखिए, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का एक अपना फॉर्मूला होता है, समझ में आया। तो यानी कि आप लोग यहाँ पे ये कह दीजिएगा सर, जब भी आप लोग यहाँ पे गुडविल को फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या चाहिए सर, हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए। और सुपर प्रॉफिट को आपको कितने से मल्टीप्लाई कर देना है, आपको नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे लूप होल क्या है सर, हमें क्या निकालना है, हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए अपना एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कहेंगे सर, हमें क्या चाहिए, हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट चाहिए। उस एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ये तो आपका बिल्कुल इजी है, हमें इसके अंदर से आपका नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा। और नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, नॉर्मल जो आपका बेसिकली प्रॉफिट है उसको कैलकुलेट करने के लिए आप लोग क्या लेके
चलते हैं सर, आप लोग कैपिटल एम्प्लॉयड का वैल्यू लेके चलते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आप लोग आपका एनआरआर से, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड को ना आपको मल्टीप्लाई कर देना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू क्या कहलाएगा सर, ये भी आपका गुडविल कहलाएगा, और ये भी आपका गुडविल का वैल्यूएशन का एक तरीका होता है, एक मेथड होता है, जहां पर बेसिकली हम लोग इसको कहते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एवरेज प्रॉफिट का इस्तेमाल ना करके सुपर प्रॉफिट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद कर लेना है, ये आपका फॉर्मूला याद रहेगा, ये आपको याद रखना है कि कैसे वैल्यूएशन करना है। इसी तरीके से जो तीसरा है ना, वो आपका क्या रहेगा सर, वो आपका कैपिटलाइजेशन मेथड रहेगा। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर भी हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक आता है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, एक आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि अभी हमने एवरेज प्रॉफिट निकालना भी सीखा और सुपर प्रॉफिट निकालना भी सीखा, उसको कैपिटलाइज करना कैसे करना, ध्यान से समझिएगा। गुडविल इज इक्वल टू द कैपिटल वैल्यू माइनस में कैपिटल एम्प्लॉयड। सवाल क्या है, कैपिटल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, कैपिटल वैल्यू के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट लेना है, नीचे आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 100। माने अगर आप लोग यहाँ पे आपका जो नॉर्मल जो प्रॉफिट है उससे अगर आप लोग कैपिटल वैल्यू को निकालना चाहते हैं, क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं सर, आप लोग कैपिटल वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे सर, आपका जो एवरेज प्रॉफिट है, मैं इसको एपी से लिख देता हूं, और नीचे आपका जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, और मल्टीप्लाई में आपका कितना आ जाएगा 100। ये जो मेथड है ये क्या कहलाएगा सर, ये आपका कैपिटलाइज वैल्यू के थ्रू, या फिर आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कह देंगे। यहाँ पे अगर आप लोग सुपर प्रॉफिट की बात करेंगे ना, तो सुपर प्रॉफिट के केस में ना ये आपका जो एवरेज प्रॉफिट है इसको रिप्लेस आप लोग किससे कर देंगे, सुपर प्रॉफिट से कर देंगे। माने यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा कैपिटल वैल्यू का, ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर। कैपिटल वैल्यू इज इक्वल टू द सुपर प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब आप सभी जानते हैं सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है, ये मैं यहाँ पे आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का ये फॉर्मूला होता है, लगा करके आप लोग वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जब भी आप लोग गुडविल की बात करते हैं, वी हैव अ 3 डिफरेंट मेथड्स ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल, जहां पे आपका पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड कहलाता है, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड कहलाता है, तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड कहलाता है। सबके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, एटलीस्ट न्यूमेरिकल को देख करके आपको ये तो अंदाजा लगेगा कि कौन सा मेथड लगाना। वहां पर आप लोग एक दो स्टेप लिख सकते हैं, जो गिवन डेटा है वो लिख सकते हैं, और एटलीस्ट आप लोग फॉर्मूला लिख के आते हैं, तो बहुत तक आपको जहां पे कुछ नहीं मिलना था वहां पे एक दो मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये आपके लिए न केवल थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अहम रहेगा। अब इसी तरीके से एक सवाल पूछा जाता है सर, टाइप्स ऑफ द गुडविल के अंदर ना देयर इज ए परचेज गुडविल एंड द सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, जिसको आप लोग नॉन परचेज गुडविल कहते हैं। तो कई बार एग्जामिनर सवाल पूछ लेता है कि दोनों के बीच में डिटेल में कंपैरिजन करना है। हालांकि अभी अभी हमने पढ़ा हुआ है कि सर परचेज गुडविल का क्या मीनिंग होता है, और जो आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसका क्या मीनिंग होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा डिटेल में एक कंपैरिजन देख लेते हैं कि ये आपका परचेज्ड गुडविल रहेगा, दूसरा क्या रहेगा नॉन परचेज, जिसको आप लोग क्या कहते हैं सर, इसको आप लोग सेल्फ जनरेटेड गुडविल भी कह देते हैं, ये आपको याद रखना। आप सबसे पहली बात ध्यान से समझिएगा, ये जो गुडविल है ना ये अराइज होती है व्हेन द बिजनेस इज एक्वायर्ड फ्रॉम ए प्राइस हायर देन द नेट एसेट। समझ में आया, यानी कि आपने जो बिजनेस एक्वायर किया है उसके एसेट का वैल्यू 10 लाख है, आपने उसको 15 लाख में खरीदा, तो कहीं ना कहीं जो आपका 5 लाख एक्स्ट्रा गया है वो उस ब्रांड की गुडविल है। ठीक है, वो आपने पे किया है। तो इस तरीके की जो गुडविल है वो इस तरीके से अराइजेज होती है। और नॉन जो आपकी परचेज गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, वो कहीं ना कहीं फर्म के इंटरनल एफर्ट से, जैसे रेपुटेशन हो गया, क्वालिटी हो गया, कस्टमर की लॉयलिटी हो गया, इस तरीके से जनरेट की जाती है। अगर आप लोग यहाँ पे मोड ऑफ अराइजिंग की बात करते हो तो यहाँ पे एक्चुअल ट्रांजेक्शन होता है, आपको पे करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कोई एक्चुअल ट्रांजेक्शन देखने को नहीं मिलता है, केवल ओवर द टाइम इंटरनल मैनेजमेंट के और फर्म के अपने एफर्ट होते हैं। इसी तरीके से इसको बेसिकली बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। वैल्यूएशन की बात करते हो तो कैन बी वैल्यूड ऑब्जेक्टिवली बेस्ड ऑन द परचेज प्राइस, को बेसिकली ऑब्जेक्टिवली बेसिकली वैल्यूएट किया जाता है, और ये डिपेंड करता है परचेज प्राइस के ऊपर। लेकिन ये है ना आपका डिफिकल्ट होता है वैल्यू के लिए, बिकॉज यहाँ पे सब्जेक्टिव फैक्टर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। रिकॉग्नाइजेशन की बात करते हो तो ये आपका रिकॉग्नाइज्ड होता है और शो होता है एज ए इंटेंजिबल एसेट्स के केस में, लेकिन ये जो आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है नॉट रिकॉग्नाइज्ड
रिकॉग्नाइज्ड इन द बैलेंस शीट एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर आप लोग एएस की बात करते हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बेसिकली यहाँ पे आपको कोई भी बेसिकली ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखने को नहीं मिलेगा कि बैलेंस शीट के अंदर आप लोग अपनी सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉग्नाइज कर सके। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन के अंदर इस बार रिपीट हो सकता है। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज इसको भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। आप ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। गुडविल किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है ये आपको बताना। लॉजिकली अगर आप लोग सोचेंगे तो गुडविल पहली बात तो बिजनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप लोग किस नेचर का बिजनेस करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब आपने आज के टाइम पे ऐसा बिजनेस मान लीजिए पकड़ लिया जिसकी मार्केट के अंदर डिमांड ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है गुडविल कहां से बनेगी, वो चलेगा ही नहीं, वो सर्वाइवल स्टेज में ही मर जाएगा, वो कहीं ना कहीं कोलैप्स हो जाएगा। ये आपका बहुत बेसिक बात है। लेकिन मान लीजिए आपने कैसा बिजनेस किया जिसकी मार्केट के अंदर डिमांड बहुत है और आपने एक क्वालिटी स्टैंडर्ड के साथ प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड किया तो आपका चल जाएगा और एक अच्छी गुडविल बनने की पॉसिबिलिटी है। कुल मिलाकर के नेचर ऑफ द बिजनेस के ऊपर भी आपका गुडविल डिपेंड करता है। तो देयर आर द मल्टीपल फैक्टर्स जिनके ऊपर आपके बिजनेस का जो गुडविल है वो डिपेंड करता है, जहां पर पहला फैक्टर क्या होता है सर, आपके बिजनेस का नेचर क्या रहने वाला है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या रहेगी सर, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है सर आपकी बिजनेस की लोकेशन क्या है। मान लीजिए शिमला के अंदर एक प्रोडक्ट की डिमांड है, हरियाणा महेंद्रगढ़ के अंदर या रेवाड़ी के अंदर या कैथल के अंदर मैं क्या करता हूं, उसका प्लांट लगा देता हूं, वहीं पे मैं उस प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करता हूं। तो ये एब्सोल्युटली रबिशनेस और नॉनसेंस होगा, क्योंकि आपके बिजनेस का लोकेशन मैटर करता है, आपके बिजनेस के ऑडियंस मैटर करती है, आपके बिजनेस के अंदर या जो आपके कस्टमर का कल्चर है, वहां पे जो कस्टम्स हैं, उन तमाम चीजों का एक गहरा इंपैक्ट आपके बिजनेस के ऊपर पड़ता है और बिजनेस की वैल्यूएशन के ऊपर या गुडविल के ऊपर भी पड़ता है। तो दूसरा फैक्टर क्या रहेगा सर, आपका नेचर ऑफ बिजनेस रहेगा। सबसे जरूरी बात क्या है, एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट रहेगा। आपका मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है, कितना सही तरीके से, कितना एक तरीके से कम्युनिकेशन के साथ, कितना कंफर्टेबली कस्टमर्स को हैंडल करता है, ये भी एक बड़ा मान लीजिए मामला है। मान लीजिए प्रोडक्ट आपका अच्छा है, डिमांड अच्छी है, सप्लाई अच्छी है, लेकिन आपका जो मैनेजमेंट है ना वो मिसबिहेव करता है, कस्टमर की जो ग्रीवियंस है, कस्टमर की जो प्रॉब्लम है उनको रिजोल्व नहीं किया जाता है, सेल्स आफ्टर सर्विस बहुत बेकार है, तो ये कुछ ऐसे फैक्टर है जिनकी वजह से आपकी गुडविल डिस्टर्ब हो सकती है। तो आप लोग कहेंगे सर आपका एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट योर गुडविल ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा मैंने बताया सेल्स आफ्टर सर्विस भी आपका एक बड़ा पैरामीटर हो सकता है। एक ये पैरामीटर भी है सर किस तरीके का क्वालिटी का आप लोग प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, एक आपका ब्रांड इमेज अलोंग विद आपका मार्केट रेपुटेशन भी मैटर करता है। अच्छा, कस्टमर का लॉयलिटी भी मैटर करता है, रिस्क इन्वॉल्व होता है, ये आप सभी जानते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा फैक्टर सर गवर्नमेंट की पॉलिसीज और रूल्स एंड रेगुलेशन भी कहीं ना कहीं ये वो पैरामीटर हैं जो कहीं ना कहीं आपकी गुडविल को इंपैक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा भी देयर आर द मल्टीपल फैक्टर जो आपके दिलो दिमाग और जहन के अंदर होंगे और मेरे से ज्यादा आप लोग कहीं अच्छे तरीके से जानते हैं कि गुडविल को किन बेसिकली पैरामीटर से अफेक्ट हो सकता है, तो उनको आप लोग एग्जामिनेशन के अंदर लिख सकते हैं। सारी बातों को केवल एक पीपीटी के अंदर इंक्लूड कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है। ठीक है, तो ये सवाल नोट कर लीजिएगा, कौन कौन से फैक्टर है जो वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल को एक तरीके से अफेक्ट करते हैं, कई बार एग्जामिनेशन के अंदर आता है। अब एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल से हट करके वैल्यूएशन ऑफ द शेयर। ध्यान से समझिएगा, किसका वैल्यूएशन करना है सर, शेयर्स का वैल्यूएशन करना है। शेयर आप लोग जानते हैं इट इज ए यूनिट ऑफ द ओनरशिप, ओनरशिप का यूनिट ही क्या कहलाता है, शेयर कहलाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग शेयर की वैल्यूएशन की बात करते हैं तो इसका मतलब आपको डिटरमाइन करना है एक फेयर वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर। समझ में आया, कंपनी के शेयर का एक फेयर वैल्यू डिटरमाइन करना ही क्या कहलाता है, शेयर वैल्यूएशन कहलाता है। अब समझने वाली बात क्या है, द वैल्यू ऑफ शेयर डिपेंड अपॉन द वेरियस इंटरनल एंड द एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है ना, आपके जो शेयर है उसका जो वैल्यू है अलग अलग इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जो बेसिकली इन्फ्लुएंस करते हैं अर्निंग पोटेंशियल को, रिस्क को एंड द मार्केट परसेप्शन ऑफ द कंपनी को। यानी कि कंपनी के अंदर क्या अर्निंग रहेगा, क्या रिस्क रहेगा, आपकी कंपनी को लेकर के मार्केट के अंदर किस तरीके का परसेप्शन होगा, ये तमाम चीजें आपको बेसिकली यहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यूएशन ऑफ शेयर को इंपैक्ट करते हैं, कंपनी
कंपनी का नेचर हो गया, अर्निंग ऑफ द कंपनी हो गया, आपकी डिविडेंड पॉलिसीज किस तरीके की है, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, आपका नेट एसेट वैल्यू क्या है, इंडस्ट्री ट्रेंड क्या है, मार्केट सेंटिमेंट्स क्या है, लीगल एंड द गवर्नमेंट रेगुलेशन क्या है। अब ऐसा नहीं है आप लोग इतना लिख के आ जाएंगे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, आपको इन मुद्दों पर थोड़ा डिटेल में जाकर के चर्चा करनी पड़ेगी, अच्छे से एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, डिटेल में जाके एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, जब जाकर के आप लोग इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर अगर इस तरीके का सवाल आता है तो आप लोग अच्छे खासे मार्क्स लेके आ सकते हैं। अब जैसे अगर आप लोग नेचर ऑफ कंपनी की बात कर सकते हैं, बहुत अच्छे से लिख सकते हो इसके ऊपर। अगर आप लोग डिविडेंड पॉलिसी की बात करते हो तो बहुत अच्छे से लिख सकते हो, क्योंकि हमने कंपनी लॉ भी तो पढ़ा है ना, कंपनी लॉ के अंदर हमने इन तमाम चीजों को काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड कर लिया था। आई होप कितनी बातें आपको क्लियर रही होगी। अब जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं ना, उनके अंदर से 101% आपके एग्जामिनेशन के अंदर छपेगा ही छपेगा एक सवाल, जहां पर पहला क्वेश्चन ईवीए से जुड़ा हुआ रहेगा, दूसरा क्वेश्चन एमवीए से जुड़ा हुआ रहेगा, तीसरा क्वेश्चन एसवीए से जुड़ा हुआ रहेगा। ध्यान से समझ लीजिए, मैं दोबारा बता रहा हूं, सर आपका ईवीए हो गया, सर आपका एमवीए हो गया, सर आपका एसवीए हो गया, इन तीनों के अंदर से आपको एक क्वेश्चन कंफर्म आपके एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेगा, और बेहद आसान टॉपिक है। जैसे आज की शुरुआत मैं करता हूं ईवीए से। ईवीए का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ठीक है ना। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का मतलब होता है, ये एक आपका परफॉर्मेंस टूल होता है जो बेसिकली किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर करता है। एग्जैक्टली कंपनी ने रियल इकोनॉमिक प्रॉफिट कितना जनरेट किया है, इसको मेजर करने के लिए जो आप लोग इकोनॉमिक टूल का इस्तेमाल करते हैं वो आपका ईवीए कहलाता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट इज ए परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल दैट शो द रियल इकोनॉमिक प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। समझ में आया? ये क्या शो करता है, कंपनी का रियल इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या रहा है, ठीक है। तो ये आपका ईवीए रहेगा, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ठीक है ना। इकोनॉमी के अंदर कंपनी ने एग्जैक्टली कितना वैल्यू ऐड किया है, मोटे मोटे तौर पे आप लोग ये समझ सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला होता है। आपको क्या करना है, नोपेट में से कैपिटल इंप्लॉयड मल्टीप्लाई में कॉस्ट ऑफ कैपिटल को माइनस कर देना है। कुल मिलाकर के आप लोग कह सकते हो, इसको आप लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हो। क्या कहते हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है, सर कैपिटल इंप्लॉयड मल्टीप्लाई में आप लोग क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आप सभी कहेंगे सर ये आपका नो पेट का मतलब क्या होता है, सर आपका ये नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स होता है। क्लियर है? जो आपका नेट ऑपरेटिंग जो आपका बेसिकली प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स है, उसको शॉर्ट में आप लोग नो पेट लिखते हो। माइनस में आपको क्या करना है, कैपिटल इंप्लॉयड करना है। कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब टोटल कैपिटल यूज्ड इन द बिजनेस। बिजनेस के अंदर जो टोटल कैपिटल यूज हो रहा है वो आपका कैपिटल इंप्लॉयड कहलाएगा। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को जो मिनिमम रिटर्न चाहिए ना, वो आपका क्या कहलाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाएगा। तो कुल मिलाकर के नोपेट के अंदर से कैपिटल इंप्लॉयड मल्टीप्लाई में कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अगर आप लोग माइनस कर देते हैं तो आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा ईवीए, जिसको आप लोग क्या कहते हो, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कहते हो। अब आपको समझना क्या है, सर ये जो ईवीए है ना, ईवीए इसके अपने कुछ बेसिकली एडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं, सर सबसे पहला एडवांटेजेस तो ये है कि ईवीए फोकस करता है शेयर होल्डर की वेल्थ के ऊपर। बेसिक बात है, ईवीए एम्फसाइज करता है वैल्यू क्रिएशन फॉर द शेयर होल्डर। देखिए समझिए क्या लिखा हुआ है, वैल्यू क्रिएशन फॉर द शेयर होल्डर बाय कंसीडरिंग द कॉस्ट ऑफ ए कैपिटल। समझ में? हमने पढ़ा था कि सर मिनिमम रिटर्न कितना रहेगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न इन्वेस्टर के लिए। तो कहीं ना कहीं ये आपका किसको कंसीडरेशन में रख के चलता है, सर जो आपके शेयर होल्डर की वेल्थ को कंसीडरेशन में रख के चलता है। इसके अलावा जो आपका ट्रू मेजर्स ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ये टूल रहेगा, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के अंदर काफी हद तक मदद करता है। ये आपका एनकरेज करता है एफिशिएंट कैपिटल यूज को। इसके अलावा ये यूजफुल होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर। तो कुल मिलाकर के ये फंडामेंटल आपके एडवांटेजेस है। पानी लेके आना, ठीक है ना। ये कुछ कुल मिलाकर के फंडामेंटल एडवांटेजेस हैं जिनको आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब एक और होता है जिसको आप लोग कहते हो मार्केट वैल्यू एडेड। मार्केट वैल्यू एडेड का मतलब ये होता है आपका मेजर ऑफ ए कंपनी सक्सेस इन इंक्रीजिंग द वेल्थ ऑफ इट्स शेयर होल्डर। समझ में आया ना? यानी कि ये आपका मेजर होता है कंपनी का सक्सेस का, कि एग्जैक्टली कितना इंक्रीज हुआ है वेल्थ ऑफ इट्स शेयर होल्डर के अंदर। जो शेयर होल्डर की वेल्थ है उसके अंदर कितना
कितना इंक्रीमेंट आया है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। ये क्या होता है सर, मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। और दूसरा क्या है माय डियर फ्रेंड्स, आपका कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर एंड द लेंडर, दोनों के बीच का क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका बेसिकली फर्क होता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो यानी कि आप लोग ये कह सकते हो सर जो आपका एमवीए निकालने का फॉर्मूला क्या है, मार्केट वैल्यू या इक्विटी डेप्थ माइनस में टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड, या कई बार आप लोग कहते हो मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस में बुक वैल्यू ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। सिंपल सा रूल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको आपको याद कर लेना है। अच्छा, कई बार इंटरप्रिटेशन ऑफ द एमबीए से सवाल आता है, तो याद रखिएगा आपका एमबीए पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, यहाँ पे आपका बेसिकली कंपनी ने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन किया है आपके शेयर होल्डर का। पॉजिटिव का मतलब क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हुआ है। नेगेटिव का मतलब क्या है, यहाँ पे वेल्थ का बर्निंग हुआ, ठीक है, मैक्सिमाइजेशन नहीं हुआ, वेल्थ आपका जाकर के क्या हुआ है सर, रिड्यूस हुआ है, ठीक है। अब अगर आप लोग जीरो की बात करते हैं तो आप लोग जीरो किसके लिए यूज करते हैं सर, बुनियादी तौर पे यहाँ पे कोई चेंज देखने को नहीं मिला, तो वो क्या हो जाएगा, नो चेंज हो जाएगा। तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाए सर, ईवीए क्या होता है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्या होता है, उसके बाद मार्केट वैल्यू एडेड क्या होता है, लास्ट एंड फाइनल रहेगा आपका शेयर होल्डर वैल्यू एडेड। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इस बार आपके एग्जामिनेशन के अंदर आ सकता है, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। शेयर होल्डर वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है, ये होता है मेजर ऑफ द वैल्यू ऑफ ए कंपनी क्रिएटेड फॉर इट्स इक्विटी शेयर होल्डर, माने इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कंपनी ने क्या कुछ क्रिएट किया, ये क्या कहलाता है सर, ये आपका बेसिकली क्या कहलाता है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका बेसिकली कहलाता है, इसको आप लोग क्या कहते हो, शेयर होल्डर वैल्यू एडेड। एंड इट इज एक्सेस ऑफ द नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स, यानी कि नो पेट लेके चलना है और उसके अंदर से आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो यही आपका फॉर्मूला है, एसबीए इज इक्वल टू द नो पेट माइनस में कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। और इसका एक और फॉर्मूला है, मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी माइनस में आप लोग कह सकते हो बुक वैल्यू ऑफ द इक्विटी, दैट्स इट। इससे बाहर आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी आपका पॉजिटिव एसवीए रहता है, जीरो एसवी रहता है और आपका नेगेटिव एसवी रहता है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, वेल्थ क्रिएशन को रिप्रेजेंट करता है, जीरो का मतलब क्या है, कोई चेंज नहीं हुआ है, नेगेटिव का मतलब है इसने बेसिकली डिस्ट्रक्शन किया है शेयर होल्डर की वेल्थ को, ठीक है। कंपनी के बिहाफ पे ये सारी बातें होती हैं, तो ये आपको याद कर लेना है। तो अगेन मैं आपको बताऊंगा तीनों टॉपिक से सवाल आएगा ही आएगा, और जितने भी छोटे छोटे टॉपिक मैंने आज की क्लास के अंदर आपको कवर कराए हैं, जिनका ताल्लुकात बेसिकली वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल से रहा है, उनको आपको करके जाना है। अगर आप लोग चाहते हैं जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं उनको आप लोग टैकल कर पाए। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स ये छोटा सा सेशन आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बाय, स्टिल द कीप लर्निंग।